हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आइस एंड पीसीएस। तो दोस्तों कंटिन्यू करते हैं अपनी उपेंद्र सिंह की डिस्कशन को। एक जो हमारा बॉक्स बाकी रह गया इस डिस्कशन में, डैट इज अबाउट एच.डी. संकालिया, जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट थे और हिस्टोरियन भी थे। ठीक है, तो टॉपिक है हमारा एच.डी. संकालिया, बॉर्न फॉर आर्कियोलॉजी। इनका पूरा नाम था, एच.डी. की फुल फॉर्म है हसमुख धीरजलाल संकालिया। 1908 से लेकर 1989 तक इनका कार्यकाल था जीवन का। ठीक है, ये एक बहुत ही ग्रेटेस्ट आर्कियोलॉजिस्ट माने जाते हैं इंडिपेंडेंट इंडिया में। थोड़ा सा बैकग्राउंड हम इनका जानते हैं। ये एक मिडिल क्लास परिवार के अंदर पैदा हुए थे, गुजराती परिवार में। ठीक है, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? बॉम्बे, जिसको आज हम मुंबई के नाम से जानते हैं। बचपन में इनकी तबीयत थोड़ी सी नाजायज रहती थी, खराब रहती थी। फ्रेल और सिकली का मतलब होता है जो पर्सन थोड़ा सा वीक होता है। ठीक है, तो बचपन में ही वॉज फ्रेल एंड सिकली चाइल्ड। और इनको बेसिकली हिस्ट्री की तरफ रुझान कैसे हुआ, राइटर हमें वो बताने की कोशिश करते हैं। बचपन से ही ना इनको कहानियां काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड करती थी। किसकी कहानियां? महाभारत की, रामायण की और पुराण की। ठीक है, और इसके अलावा ये बड़े सारे हीरोइक स्टोरीज और नॉवेल्स भी पढ़ा करते थे, जैसे नेपोलियन के बारे में, शिवाजी महाराज के बारे में, महाराणा प्रताप के बारे में। ठीक है, अब बेसिकली एंशियंट इंडियन हिस्ट्री की तरफ, आउट ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ हिस्ट्रीज, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री की तरफ इनका रुझान जो था वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गया था जैसे जैसे बड़े होने लगे थे। तो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री की तरफ इनका रुझान पैदा कैसे हुआ? जब ये थोड़े से बड़े हुए थे तो ये गुजराती फैमिली में थे, मैंने आपको बताया जैसा कि। तो इन्होंने गुजराती ट्रांसलेशन एक पढ़ी थी बाल गंगाधर तिलक जी की, जिनको हम बोलते हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जो कि एक फ्रीडम फाइटर थे। उनकी एक किताब हुआ करती थी जिसका नाम था द आर्टिक होम इन द वेदास। ठीक है, तो बेसिकली उसका जो गुजराती ट्रांसलेशन था उससे ये काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड हो गए थे, और इसी वजह से इनका जो रुझान था प्राचीन भारत के इतिहास को स्टडी करने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गया था। ठीक है, उसके बाद ये जाते हैं बड़े होकर, जब कॉलेज का टाइम आता है इनका, तो ये कोलकाता जाते हैं, वेस्ट बंगाल, और वहाँ पर सेंट जेवियर कॉलेज में ये जाकर पढ़ाई करते हैं। और सेंट जेवियर कॉलेज कहाँ पर है? सेंट जेवियर कॉलेज इज लोकेटेड इन कोलकाता, वेस्ट बंगाल। ठीक है, जहाँ पर इन्होंने 2 सब्जेक्ट्स पढ़े, संस्कृत भी पढ़ी इन्होंने और इंग्लिश भी पढ़ी। ठीक है, अब जो संकालिया जो थे, एच.डी. संकालिया, इनके जो गुरु थे वो बेसिकली एक चर्च के फादर थे, जीसस प्रीस्ट थे। उनका नाम था फादर हेरास। ठीक है, बॉम्बे के अंदर, इन बॉम्बे यूनिवर्सिटी, ही रोट हिज एमए थीसिस। जब ये मास्टर्स अपनी कर रहे थे, एमए थीसिस इन्होंने लिखी नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में। इनके फादर जो थे और घर परिवार वाले जो लोग थे वो चाहते थे कि ये अपना फैमिली का प्रोफेशन फॉलो करें, और इनके फैमिली में ज़्यादातर लोग जो थे वो लॉयर थे। लेकिन एच.डी. संकालिया जो थे उनके दिमाग में कुछ और ही विचार चलते थे। ही वॉज इंक्लाइन टुवर्ड्स हिस्ट्री, जैसा कि अभी हमने बात करी। 1920 के दशक में ही वॉज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉलिटिकल एंड सोशल आइडियल्स ऑफ महात्मा गांधी ऑल्सो। और इनके जो गुरु थे फादर हेरास, उनकी एडवाइस पर वो उनको बताते हैं कि तुम आगे की फर्दर स्टडीज करने के लिए ना यूके चले जाओ, लंदन चले जाओ। तो वो यूनिवर्सिटी कॉलेज जाते हैं लंदन। ठीक है, वहां पर अपनी फर्दर स्टडीज को कंटिन्यू करने, जहां पर उन्होंने अपनी पीएचडी की थीसिस को कंप्लीट करा। ठीक है, ऑन आर्कियोलॉजी ऑफ गुजरात, अंडर द सुपरविजन ऑफ। जब आप पीएचडी करते हो और जब आप थीसिस वगैरह अपनी रेडी करते हो तो आपको किसी के छत्र छाया में काम करना होता है। तो जब ये लंदन गए थे यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर, तो वहां पर इनका जो टॉपिक था पीएचडी थीसिस का, डेट वाज आर्कियोलॉजी ऑफ गुजरात, और ये इन्होंने कंप्लीट करा था अंडर द सुपरविजन ऑफ एफ.जे. रिचर्ड्स, जो कि एक रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे। और एफ.जे. रिचर्ड्स को भी भारत की जो प्री हिस्ट्री जो थी और ज्योग्राफी, जो हिस्टोरिकल ज्योग्राफी जो थी, उसकी तरफ काफ़ी रुझान था। वहाँ पर इन्होंने हिस्ट्री के डोमेन में, आर्कियोलॉजी के डोमेन में, एच.डी. संकालिया जी ने एक्सकवेशन टेक्निक्स जो कि लेटेस्ट वाली डेवलप हो चुकी थी इंग्लैंड के अंदर, उसको सीखने की कोशिश करी। ठीक है, और सर मॉर्टिमर व्हीलर जो कि एक बहुत प्रोमिनेंट आर्कियोलॉजिस्ट थे, तो सर मॉर्टिमर व्हीलर्स के एक्सकवेशंस में भी इन्होंने साथ दिया। उस टाइम पर सर मॉर्टिमर व्हीलर जो थे वो यूके में, लंदन में मेडन कैसल जो है एक जगह है डॉरसेट, इट इज लोकेटेड इन यूके। वहां पर सर मॉर्टिमर व्हीलर अपनी टीम को लेकर खुदाई कर रहे थे
कुछ अवशेष वगैरह फाइंड करने की कोशिश कर रहे थे, उनकी टीम को एसडी संकालिया जी ने ज्वाइन करा था और ये एसडी संकालिया की फोटो है। ठीक है, यहां तक थोड़ा बहुत बैकग्राउंड आप जान गए होंगे इनके बारे में। अब ये वापस इंडिया आते हैं, ठीक है, अपना सब कुछ पढ़ाई वगैरह पीएचडी वगैरह सब कुछ कंप्लीट करके इंग्लैंड से, लंदन से जब ये भारत वापस आते हैं तब इनको एक जॉब की तलाश थी। इन्होंने 2 बार अप्लाई करा था, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में जॉब के लिए, लेकिन इनको रिजेक्ट कर दिया गया था, ठीक है, 1939 में। उसके बाद इन्होंने एक प्रोफेसर का पद संभाला और ये किस चीज़ के प्रोफेसर बने? प्रोटो इंडियन एंड एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। और हाल ही में कॉलेज बना था, उसके अंदर ये प्रोफेसर बने थे। पुणे के अंदर एक कॉलेज स्टैब्लिश हुआ था जिसका नाम था डेक्कन कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसको आप शॉर्ट में डेक्कन कॉलेज के नाम से भी जान सकते हो। तो इनके जो पढ़े लिखे जो कलीग्स थे उस कॉलेज के अंदर, जो कि प्रोफेसर थे, तो वो स्कॉलर थे लिंग्विस्टिक्स स्टडी के और संस्कृत के। ये उनके प्रोफेसर दोस्तों की बात हो रही है जिनका नाम था SM खत्री, और एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी इनके दोस्त थे जो कि उसी कॉलेज के अंदर प्रोफेसर थे, इरावती कार्वे। ठीक है, अब संकालिया जब यहां पर पहुंचे पुणे के इस कॉलेज के अंदर, डेक्कन कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर, तो ये वहां के इंस्टीट्यूशन बिल्डर बन गए। इंस्टीट्यूशन बिल्डर बनने का यहां पर ये मतलब है, ऐसा नहीं था कि ये आप वहां पर जो है कुछ निर्माण कर रहे थे, मिस्त्री बन गए थे। बेसिकली इनकी छत्र छाया के अंदर, इनकी लीडरशिप के अंदर इस कॉलेज का, इस इंस्टीट्यूट का, डेक्कन कॉलेज का बहुत नाम होने लगा। तो अंडर इस लीडरशिप जो ये डेक्कन कॉलेज था जो पुणे में हाल ही में स्टैब्लिश हुआ था, इट केम टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज द प्रीमियर इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया इन द फील्ड ऑफ आर्कियोलॉजी, SD संकालिया की वजह से, क्योंकि उन्होंने बहुत बेहतरीन वहां पर आर्कियोलॉजिकल रिसर्च अपनी पब्लिश करी थी। ठीक है, और वो बच्चों को भी पढ़ाते थे इसके बारे में। संकालिया जो थे डेक्कन कॉलेज से रिटायर हो गए थे 1973 में, 36 साल वहां पर प्रोफेसर रहने के बाद, और उसके बाद भी वो कंटिन्यू करते रहते वहां पर एज एमेरिटस प्रोफेसर, क्योंकि इनको बच्चों को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता था। दोस्तों, एमेरिटस प्रोफेसर एक वो प्रोफेसर होता है जो कि रिटायर्ड तो हो गया होता है, लेकिन फिर भी इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं या फिर जो यूनिवर्सिटीज होती हैं, कॉलेजेस होते हैं, ऐसे प्रोफेसर को रखना पसंद करते हैं, बिकॉज इनका काम बहुत बेहतरीन होता है और स्टूडेंट्स की नज़रों में ऐसे फैकल्टीज बहुत रिस्पेक्टफुल फैकल्टीज होते हैं, उसको हम कहते हैं एमेरिटस प्रोफेसर। ठीक है, तो संकालिया जो है, SD संकालिया जी ने जो उनका वर्क था, उसका जो रेंज था और जो इम्पैक्ट था, वो भारत के कंटेक्स्ट में इंडियन आर्कियोलॉजी के ऊपर काफ़ी वाइड था। SD संकालिया ने जहाँ जहाँ पर एक्सकवेशंस अपनी करी थी और उसके ऊपर जो उन्होंने रिसर्च वर्क अपना पब्लिश करा था, तो डैट ओपन द फील्ड ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री, यानी कि भारत के अंदर प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के लिए जब रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं थे, जो आर्टिफैक्ट्स इन्होंने कलेक्ट करे अपने दोस्तों के साथ जाकर, या फिर जब इन्होंने सर मॉर्टिमर व्हीलर वगैरह के साथ काम करा, और आगे चलकर अभी आप सीखोगे ये गुजरात में भी बड़ी सारी एक्सकवेशन साइट्स पर जाएंगे, और ये देरी नहीं लगाते थे कभी भी अपने रिसर्च वर्क को पब्लिश करने के लिए, देरी नहीं लगाते थे। इनको लगता था फटाफट से पब्लिश करो, अपने रिसर्च वर्क को पब्लिश करवाओ और नेक्स्ट टास्क की तरफ आगे बढ़ो। तो ये इस फील्ड में और इनके इस एटीट्यूड की वजह से कि किसी भी तरीके का प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना, ये काफ़ी फेमस होने लगे। उस टाइम पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, आज़ाद भारत हमारा हो चुका था, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक डायरेक्टर जनरल जो थे वो थे KN दीक्षित। KN दीक्षित ने SD संकालिया के बारे में जाना और उनको खुद इनवाइट करा। ठीक है, KN दीक्षित जी ने बोला कि हम पहली बार गुजरात के अंदर प्री हिस्टोरिक एक्सपीडिशंस, यानी कि प्री हिस्टोरिक चीज़ों को ढूंढने के लिए खुदाई करने जा रहे हैं, तो तुम हमें ज्वाइन करो। और सर मॉर्टिमर व्हीलर ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम को ज्वाइन करा। अब आप लाइव देखो इनकी, 2 बार पहले ये रिजेक्ट हो गए थे जब खुद से इन्होंने अप्लाई करा था, लेकिन जीवन देखो कैसे रुख मोड़ता है कि बाद में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल KN दीक्षित जी खुद इनको इन्वाइट कर रहे हैं कि आओ गुजरात के अंदर हमें खुदाई वगैरह करनी है, तुम्हारे बारे में हमने काफ़ी कुछ सुन रखा है और हमें ज्वाइन करो। बड़ी सारी साइट जो थी वो आइडेंटिफाई करी गई गुजरात के अंदर, ठीक है, जहाँ पर एक्सकवेशंस होनी थी, और इनकी छत्र छाया के अंदर SD संकालिया जी ने जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम को ज्वाइन करा, तब इंडियन प्री हिस्ट्री की स्टडी के लिए या फिर इंडियन प्री हिस्ट्री को जानने के लिए बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिस्कवर हुई, एज वेल एज मेसोलिथिक एज की जो चीज़ें थी, जहाँ पर आप जानते हो NCERT वगैरह में जब आप पढ़ते हो कि मेसोलिथिक एज जो थी, वहाँ पर माइक्रोलिथ जो टूल्स थे
वो इंसान यूज करते थे जिनका साइज एज कंपेयर टू पेलियोलिथिक टूल्स जो है वो थोड़ा छोटा होता था। ठीक है, तो पहले स्केलेटल रिमेन्स, सबसे पहले ये एक फैक्ट बन सकता है आपके एग्जाम के अंदर, सबसे पहले स्केलेटल रिमेन्स जो थे यानी कि इंसानी शरीर का जो हड्डियां और अवशेष और जो ढांचे मिले हैं, सबसे पहले इसका स्टोन एज ह्यूमंस के जो ट्रेसेस मिले हैं भारत के अंदर, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम को वो मिले थे लंगनाज में। और उस टाइम पर इस एक्सकवेशन को करने के लिए एचडी संकालिया जी भी शामिल थे। ठीक है, गुजरात वर्क जो है ये खत्म जब हो गया तो उसके बाद बड़ी सारी पेलियोलिथिक साइट जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिस्कवर कर रही थी गोदावरी वैली के आसपास, वहां पर भी इन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम को ज्वाइन करा था। एंड कुछ दशकों काम करने के बाद संकालिया जो थे, अलग अलग जगह से उनको इन्विटेशन आ रहा था, तो उन्होंने भारत की पूरी लेंथ एंड ब्रेथ को कवर कर लिया था बहुत सारी जगह पर आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस को करते हुए। ठीक है, इन्होंने भारत की बहुत सारी ज्योग्राफिकल लोकेशंस को कवर करा था और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और वेरियस आर्कियोलॉजिस्ट की टीम्स को ज्वाइन भी करा था। इन्होंने अपने टीम के साथ बड़े सारे एक्सकवेशंस बहुत सारी जगह पर कंडक्ट करी। अब ये सारे दोस्तों ना साइट्स के नाम है, मतलब ये टॉपिक जो यहाँ पर दे रखा है वो तो एचडी संकालिया जी के पर्सपेक्टिव से दे रखा है, लेकिन यहाँ पर बड़े सारे साइट्स के नाम है। वो सारे साइट्स आपको पेपर में आ सकते हैं कि कौन सी साइट कहाँ पर है। ठीक है, जैसे जब इन्होंने एक्सकवेशन करी जॉर्वे में, नासिक में, जॉर्वे, नासिक, नेवासा और चिक्की और चिरखी और इनाम गांव, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है इनमें से कि ये वाली साइट्स हैं कहां पर, जॉर्वे, नासिक, नेवासा, चिरकी और इनाम गांव, ये सारी की सारी साइट्स हैं दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर। फिर एक्सकवेशंस इनकी हुई गुजरात के अंदर और उसमें प्रोमिनेंट साइट थी लंगनाज, अखाच, वलासना और द्वारका। ठीक है, गुजरात में इन्होंने 4 साइट्स में एक्सकवेशन करी। मध्य प्रदेश की बात करें तो इनकी एक्सकवेशन साइट थी नवदतोली, महेश्वर और त्रिपुरी। और फिर अगर हम बात करें कर्नाटका की, तो कर्नाटका के अंदर 2 एक्सकवेशन साइट्स इन्होंने लीड करी थी, दैट वाज टेक्कलाकोटा। ठीक है, और दूसरी साइट का नाम था संगानाकल्लू। ठीक है, फिर राजस्थान के अंदर एक साइट थी जिसका नाम था अहर। तो ही एक्सकवेटेड अ फ्यू अर्ली हिस्टोरिक साइट्स, जैसे कोल्हापुर जो कि महाराष्ट्र के अंदर है, द्वारका गुजरात के अंदर है और त्रिपुरी मध्य प्रदेश के अंदर है। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था, इनकी खास बात दोस्तों क्या थी, वो ये थी कि जब भी मान लो कि इतनी सारी जगह पर इन्होंने आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस करी अपनी टीम के साथ मिलकर, ठीक है, लेकिन अपने रिसर्च वर्क को पब्लिश करने के लिए ये पर्सन बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाते थे, जल्दी से रिसर्च वर्क को पब्लिश कर देते थे ताकि लोगों को भी जानने को मिले, या जो उनके टीममेट्स हैं या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो दूसरे लोग हैं या हिस्टोरियंस हैं वो फिर अपना काम जो है स्कॉलरली वर्क का उसको स्टार्ट कर सके। तो ही वॉज नोन फॉर हिज प्रॉम्प्ट पब्लिकेशन। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है एनीथिंग विच इज डन इन अ वेरी फास्ट मैनर विदाउट एनी डिले। ठीक है, तो अपने जो एक्सकवेशंस के जो रिजल्ट थे उनको बहुत जल्द से जल्द ये छपवाने की, प्रिंट करवाने की कोशिश करते थे। इसके बाद इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट जर्नल बुक्स भी लिखी जिसके नाम जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन सकता है। 1962 में इन्होंने किताब लिखी इंडियन आर्कियोलॉजी। उसके बाद 1962-63 में इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री ऑफ इंडियन पाकिस्तान। और फिर 1964 में इन्होंने अपनी तीसरी बुक लिखी जिसका नाम था स्टोन एज टूल्स, देयर टेक्निक्स एंड प्रोबेबल फंक्शंस। ठीक है, और 1966 में इन्होंने अपनी चौथी बुक लिखी जिसका नाम था एन इंट्रोडक्शन टू आर्कियोलॉजी। इनके इस पब्लिकेशंस के तहत बड़े सारे नए नए आइडियाज़ और अप्रोचेस जो थे पूरी की पूरे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, हिस्टोरियंस को नए नए पर्सपेक्टिव मिले, नई नई चीज़ें जानने को मिली विद रिस्पेक्ट टू न्यू आर्कियोलॉजी। अब न्यू आर्कियोलॉजी दोस्तों उसको कहा जाता है जहां पर बेसिकली लेटेस्ट टेक्निक्स जो होती हैं, लेटेस्ट मेथड्स जो होते हैं वो यूज होते हैं किसी भी साइट को खोदने के लिए, उसके अंदर से अवशेष निकालने के लिए। और एथनो आर्कियोलॉजी क्या होता है? एथनो आर्कियोलॉजी बेसिकली क्या होता है, ये वाली जो फील्ड है आर्कियोलॉजी की ही एक फील्ड होती है, लेकिन यहां पर आपको रिक्वायरमेंट होती है एंथ्रोपोलॉजिस्ट की। ठीक है, आपके साथ एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी जो हैं वो भी जाते हैं एक्सकवेशन साइट्स पर, और उनका मकसद क्या होता है कि देखो अगर आप इसको तोड़ दो ना, एथनो आर्कियोलॉजी को, एथनो वर्ड को अलग करो और आर्कियोलॉजी को अलग करो, तो आपको पता लगेगा कि यहां पर बेसिकली हम ना
एथनिसिटीज को स्टडी करते हैं, यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो एथनिसिटीज को स्टडी करते हैं कि पास्ट में जो भी इंसान रहे हैं, जिस भी तरीके की सोसाइटी में वो रहे थे, तो किस प्रकार का मटेरियल कल्चर उनके ज़माने में चलता था। जैसा कि मैंने आपको एक बारी बताया था, हड़प्पन्स जो हैं वो एक छेद हुई पॉटरीज को यूज करते थे। उसका पर्पस जब हिस्टोरियंस ने बाद में स्टडी करा या आर्कियोलॉजिस्ट ने अनुमान लगाने की जब कोशिश करी तो उनको पता लगा इट वॉज अ परफोरेटेड पॉटरी, जो कि स्पेशल ओकेजन्स पर जब मेहमान आते थे तो मेहमान नवाजी के तहत ड्रिंक्स के पर्पस से लोगों को ड्रिंक सर्व करने के लिए, मदिरा सर्व करने के लिए वो यूज करी जाती थी, वो स्पेशल तरह की पॉटरी। तो हड़प्पन्स जो थे अपने जमाने में वक्त में मेहमान नवाजी के तहत एक स्पेशल प्रकार का जार, एक पॉटरी यूज कर रहे हैं, दैट इज नोन एज परफोरेटेड पॉटरी। अगर हम इस चीज को स्टडी करें एंथ्रोपोलॉजिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट के दृष्टिकोण से, तो दैट ब्रांच विल बी नोन एज एथनो आर्कियोलॉजी। इसको कहते हैं एथनो आर्कियोलॉजी। और न्यू आर्कियोलॉजी का मैंने आपको मतलब बता दिया, जहां पर लेटेस्ट रिसर्च वर्क्स या लेटेस्ट एक्सकवेशंस जो फंडे हैं वो यूज करे जाएंगे। अब एसडी संकालिया वैसे तो बहुत ज़्यादा रेप्यूटेड थे, ठीक है। ज़्यादातर जो उनका नाम था दैट वाज एसोसिएटेड विद फील्ड आर्कियोलॉजिस्ट, के वो साइट्स पर जाते हैं अपने टीम के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ, और वहाँ पर जाके खुदाई करते हैं। लेकिन संकालिया जो थे वो अपने जीवन को सिर्फ आर्कियोलॉजिस्ट का एक टाइटल देते हुए सीमित नहीं रखना चाहते थे। ही वॉज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन स्टडिंग टेक्स्ट, इंस्क्रिप्शंस और एथनोग्राफी। एथनोग्राफी बेसिकली वही होता है कि आप जब एथनिसिटीज को, लोगों के कल्चर को स्टडी करते हो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से, ठीक है। अब बहुत बार इनके वर्क में ना कभी कभार ये कंट्रोवर्सी भी कोट कर देते थे, ठीक है, कंट्रोवर्सी पुट कर देते थे। जैसे एक बार की बात है, 1982 का इनका एक रिसर्च वर्क था, या आप ऐसा कह सकते हो कि एक बुक थी जहां पर इन्होंने कंट्रोवर्सी कोट कर दी। बुक का नाम था रामायण इन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। तो उसमें, उस बुक के अंदर इन्होंने क्वेश्चन करा कि जैसा हम रामायण की एपिक एज को और उसके इवोल्यूशन को समझते हैं वो वैसे नहीं है। और इन्होंने ये भी बोला था श्रीलंका आज जहां पर है ज्योग्राफिकली इंडिया के बिल्कुल नीचे है, सदर्न एंड पे जब इंडिया खत्म हो जाता है उसके बाद इंडियन ओशन के अंदर आपको श्रीलंका देखने को मिलता है। एसडी संकालिया जी ने कहा था श्रीलंका जो रामायण में बताया गया है वो एक्चुअली में आज का श्रीलंका नहीं है, वो हो सकता है कि इट वॉज लोकेटेड इन ईस्टर्न मध्य प्रदेश। इन्होंने श्रीलंका को बोल दिया था कि जैसा रामायण में हम पढ़ते हैं वो इतनी दूर नहीं होगा, वो ईस्टर्न मध्य प्रदेश का पार्ट होगा। तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी इन्होंने क्रिएट कर दी थी, ठीक है। अब ये टीचर भी थे, जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रोफेसर एमेरिटस प्रोफेसर ये रहे हैं, काफ़ी रेप्यूटेड प्रोफेसर ये रहे हैं। तो एज अ टीचर संकालिया जी की यहाँ पर तारीफ हो रही है, एस डी संकालिया जी की, कि ही बिकेम गुरु ऑफ एंटायर जनरेशन ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है। जो एक्सकवेशंस इन्होंने कंडक्ट करी थी इनाम गांव में महाराष्ट्र के अंदर 1968 से 83 तक, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने वैसे वो कंडक्ट करी थी, लेकिन इट वॉज कंडक्टेड अंडर द सुपरविजन ऑफ एस डी संकालिया जी। और इनके जो पुराने स्टूडेंट्स थे वो भी इनके साथ थे, जिनका नाम हमें यहाँ पर दे रखा है MK धवालिकर और ZD अंसारी, ठीक है। अब जो रिपोर्ट थी इन एक्सकवेशंस की, चाहे इन्होंने इनाम गांव में करी, चाहे नवदतोली में करी, चाहे कहीं पर भी करी, तो वो बेसिकली हमें ये बताती है कि एस डी संकालिया जी जब भी एक्सकवेशन करते थे तो ही वॉज वेरी कीन ऑब्जर्वर, और वो डिटेल्ड पिक्चर हमें देते हैं बहुत सारी एक्सकवेशन साइट्स की, ठीक है। जैसे जब उन्होंने इनाम गांव को महाराष्ट्र के अंदर जो कि एक साइड है उसको एक्सकवेट करा था, तो उन्होंने बताया अपने रिसर्च वर्क के अंदर कि जो फार्मर्स थे चैल्कोलिथिक एज के, उनकी लाइफ कैसी थी। दोस्तों चैल्कोलिथिक एज ना एक कॉपर एज को कहा जाता है। आई होप आप इसको जानते होंगे, नहीं भी जानते हो मैं आपको बता देता हूँ। चैल्कोलिथिक एज एक कॉपर एज को कहा जाता है, जो कि इन बिटवीन लाई करती है कि यहाँ पर है आपकी नियोलिथिक एज, उसके बाद आती है आपकी कॉपर एज, और फिर जिसको आप इंडस वैली सिविलाइजेशन में कहते हो ब्रॉन्ज एज, ठीक है। कॉपर एज में बेसिकली क्या हुआ था कि यहां पर इंसान जो पहले स्टोन टूल्स यूज कर रहे थे वो तो कॉन्टिन्यूशन में रहे स्टोन टूल्स यूज करना, लेकिन उसके वैल्यू एडिशन में इंसान ने यहां पर मेटल के, यानी कि पर्टिकुलरली कॉपर के जो टूल्स थे उसको भी यूज करना स्टार्ट करा। उसको कहते हैं कॉपर एज, या फिर प्रोमिनेंट जो उसका नाम होता है दैट इज नोन एज चैल्कोलिथिक एज। तो वेस्टर्न इंडिया के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर जब इन्होंने इनाम गांव साइड को स्टडी करा
आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम के साथ मिलकर और अपने दोस्तों के साथ, जो कि इनके स्टूडेंट्स थे, सॉरी, MK धवालेकर और ZD अंसारी, तो इन्होंने हमें चैल्कोलिथिक एज के जो फार्मर्स थे उनकी लाइफ, उनकी ज़िंदगी के बारे में दृष्टिकोण जो है डिटेल्ड वर्जन में रिपोर्ट पब्लिश करके हमें बताया। उसके बाद इनकी जो इन्वेस्टिगेशन थी उसके कंटेक्स्ट में राइटर हमें ये बता रहे हैं कि इट रिप्रेजेंट अ हाई वाटर मार्क, यानी कि इतनी डेप्थ में रिपोर्ट्स को पब्लिश करना उस टाइम पर कोई भी आर्कियोलॉजिस्ट नहीं करता था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम नहीं करती थी। ये इकलौते ऐसे पर्सन थे जो कि इनकी रिसर्च वर्क से हमें पता लगता है कि कितने कीन ऑब्जर्वर थे ये। किसी भी साइट को जब ये स्टडी करने जाते थे कितनी बारीकियों से वहां पर चीज़ों को देखते थे। इन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ये भी सिखाया क्योंकि इंग्लैंड में, जैसा कि मैंने आपको बताया, यूके में सर मॉर्टिमर व्हीलर के साथ ये काम कर चुके थे, नए नए एक्सकवेशंस जो टेक्निक्स थी उसको सीख चुके थे। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इन्होंने इस चीज़ से भी रूबरू करवाया, वाकिफ करवाया कि आप नए नए साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ करा करो, अपनी टीम को बोला करो और जल्दी जल्दी डिटेल्ड मैनर में रिपोर्टिंग करा करो, डिले मत करा करो रिपोर्ट करने में। यानी कि जब भी आपको कोई मटेरियल रिमेन्स मिल जाते हैं तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को उसके बाद क्या होता है, एक डिटेल्ड रिपोर्ट पब्लिश करनी पड़ती है ताकि हिस्टोरियंस और जो स्कॉलर्स हैं उसको स्टडी कर सके। तो मॉर्टिमर व्हीलर अक्सर इस पॉइंट पे एम्फसाइज करते थे, वो खुद तो इस चीज़ को फॉलो करते ही थे कि जल्दी से मैं रिपोर्ट को पब्लिश कर दूँ। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम को भी वो यही बोलते थे। ठीक है, अब संकालिया जी का स्ट्रांगली ये मानना था कि जो रिजल्ट्स हैं आर्कियोलॉजिकल रिसर्च के, ठीक है, वो ना पब्लिक तक भी पहुंचने चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं है वो ASI तक, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया तक सीमित रह जाए। तो वो अपनी आर्कियोलॉजी को, जो भी रिसर्च वर्क होता था उसको समझाने की कोशिश करते थे ऑर्डिनरी लोगों को। बहुत बार वो अलग अलग जगह पर यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में लेक्चर्स लेते थे। उन्होंने बड़े सारे आर्टिकल्स लिखे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, गुजराती के अंदर, हिंदी लैंग्वेज के अंदर और मराठी के अंदर। और उनकी एक जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम आपको जानना चाहिए, उसका नाम है बॉर्न फॉर आर्कियोलॉजी। ठीक है, यही हमारा टॉपिक था इस बॉक्स का, SD संकालिया बॉर्न फॉर आर्कियोलॉजी। तो ये बेसिकली SD संकालिया जी की ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी में आप फर्क तो समझते हो ना। ऑटोबायोग्राफी होती है जैसे अगर अपने जीवन के बारे में मैं खुद लिख रहा हूँ, ठीक है, अपने हाथों से अपनी बुक मैंने खुद लिखी है, दैट इज नोन एज ऑटोबायोग्राफी। अगर मेरे जीवन के बारे में आप लिख रहे हो, कोई और पर्सन लिख रहा है, सेकंड पर्सन कोई लिख रहा है, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज बायोग्राफी। तो बॉर्न फॉर आर्कियोलॉजी इनकी ऑटोबायोग्राफी थी। इन्होंने अपने जीवन काल के बारे में खुद अपनी एक बुक लिखी थी जो कि इनकी लाइफ के बारे में और इनकी वर्क के बारे में हमें डिटेल्ड मैनर में बताती है इनकी ये किताब। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है दोस्तों हमारा खत्म हो गया पूरा। 2 बॉक्सेस हमने कंप्लीट कर लिए। ये वाला जो बॉक्स था दैट इज नोन एज SD संकालिया, और लास्ट जो हमने बॉक्स कंप्लीट करा था इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में, दैट वाज एलेक्जेंडर कनिंघम के जो लेटर थे जो उन्होंने JDM बेगलर जी को भेजे थे। ठीक है, अब अगले लेक्चर में दोस्तों हम लोग जो बात करने वाले हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, द कल्चरल सीक्वेंसेस हस्तिनापुर। ठीक है, हस्तिनापुर की जो साइट है हमने पहले भी डिस्कस करा था, दैट इज एसोसिएटेड विद द महाभारत एज, और इसको हम डिटेल में जानेंगे। ये बेसिकली आपको यहाँ पर ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, PDF के अंदर भी ज़्यादा क्लियर नहीं है। मैं इसको एक सॉफ्टवेयर टूल से क्लीन करके एक इसकी PDF बनाकर मैं वहाँ से आपको ये पढ़ाऊँगा। ठीक है, कि ये सब चीज़ें हैं क्या, ये फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 क्या है। और उसके बाद हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, साइंटिफिक टेक्निक्स इन आर्कियोलॉजी, जैसे सर मॉर्टिमर व्हीलर, SD संकालिया जी, एलेक्जेंडर कनिंघम, बेसिकली आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो टीम है, पुराने टाइम पर वो क्या एक्सकवेशंस जब करने जाते थे दिक्कतों को फेस करते थे पुराने ज़माने में, और अब क्या क्या नई नई साइंटिफिक टेक्निक्स जो हैं वो आ गई हैं विद रिस्पेक्ट टू आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस, इंडिया में भी और बाहर की दुनिया में भी, और जिसको हम आर्कियोलॉजी की फील्ड में अपनाते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत अच्छा टॉपिक है। तो फिलहाल इस डिस्कशन में दोस्तों इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।